नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। प्रकृति से लड़ते भिड़ते किसान देश भर की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादित कर ही लेते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। जैविक खेती की तरफ आज किसान बढ़ रहे हैं और अच्छे मुनाफे के साथ अपनी अलग पहचान भी बना रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं बनारस फूलपुर गांव के ओम प्रकाश पटेल, जो कि अपने फार्म पर जैविक खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज इनसे बैंगन की खेती पर इनसे अनुभव जानेंगे। ये किसान सब्जियों के अलावा अन्य सभी फसलें भी जैविक विधि से उगाते हैं। पिछले 7 साल से अपनी फसलों में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है। इन्हें शुरुआत में तो उपज कम मिली, लेकिन आज फसलों से अच्छी उपज ले रहे हैं। मैं पिछले 6 से 7 साल हो गए हमको जैविक खेती करते हुए। मैंने अभी इसमें जल्दी में ही मैंने बैगन की खेती की है, जिसकी नर्सरी मैंने 20 फरवरी को अपने यहाँ ट्रे में जो है कि उसका बीज डलवाया था, कंपोस्ट खाद मिला करके, और लगभग 40 से 45 दिन की नर्सरी होने के बाद जो है उसका विधि पूर्वक मल्चिंग पे मैंने रोपाई करवाई। सब्जियों की खेती ड्रिप और प्लास्टिक मल्च लगाकर करते हैं। इस तकनीक को अपनाने से पानी की बचत के साथ साथ खरपतवारों की समस्या भी कम आती है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ता है। बीज का शोधन हम एक दवा बायो दवा कंपनी का दवा इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका एक आता है RPS 76। मैं उस दवा के माध्यम से अपने बीज का विधि पूर्वक जो है कि शोधन किया हूँ। कंपोस्ट खाद और ये कोकोपीट में जो है कि मिला करके तब जो है कि नर्सरी उसमें हमने डलवाया है ट्रे में। लगभग 10 ग्राम बीज हमने डाला था और करीब 4 बिस्वा तक जो है कि हमने उसकी रोपाई की है। मैं अपने यहाँ एक छोटा पावर वीडर मैंने ख़रीदा है और उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसी के द्वारा मैंने 2 बार जुताई किया है रोटावेटर के थ्रू, और उसके बाद उसी से मैंने बेड बनाया। बेड बनाने से पहले कुछ कंपोस्ट खाद जो मैं हमेशा से देता चला रहा हूँ अपने फसल पे, तो उसमें कंपोस्ट खाद में जैसे माइक्रोराइजा हुआ, कंपोस्ट खाद हुआ, नीम की खली हुई, ट्राइकोडर्मा हुआ और कुछ जैविक पोषक तत्व बायो कंपनियों का जो है कि हमने उसे मिश्रण करके मिला करके उस बेड के स्थान पे जहाँ हमको लगाना है उस पर बिखेर करके मैंने पावर बीडर से बेड बनाया। बेड बनाने के बाद जो है कि मैं मल्चिंग लगाया हूँ। मल्चिंग से पहले मैंने उस पर चूँकि मैं ड्रिप भी लगवा चुका हूँ अपने यहाँ, तो बेड तैयार करने के बाद ड्रिप पाइप मैंने बिछाई। ड्रिप पाइप बिछा करके फिर मल्चिंग पेपर लगाया है। पेपर लगाने के बाद लगभग करीब 4 से 5 दिन रुक करके मैंने जो है कि बैगन के पौधे का रोपाई किया। तो हमारे यहाँ जो वैरायटी है उसकी दूरी हमने 4 से 4.5 फीट के अंतराल पे मैंने रखा हुआ है। मैं लाइन से लाइन की दूरी सेम है और पौधे से पौधे की दूरी करीब 4 से 4.25 फीट रखी गई है। बैगन की खेती में अगर ताकत की बात की जाए तो ताकत चूँकि लंबे समय की उपज होती है तो ताकत इसमें अधिक चाहिए होता है। तो हम समय समय पे चूँकि मल्चिंग में तो बार बार हम ऊपर से कुछ नहीं दे पाएंगे, तो चूँकि हम ड्रिप लगाएं तो ड्रिप के माध्यम से हम RPS 76 जो है अपने वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप के माध्यम से उसको जो है कि अपने पौधे तक प्रवाहित करवा देते हैं। और जो भी हमको बायो फर्टिलाइज़र जैसे कि आपका नीम का खली है उसको मैं घोल करके, जीवामृत वगैरह है, ये सब मैं घोल करके उस ड्रिप के माध्यम से ही पौधे तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और ये आसानी से हो भी आता है, जिससे पौधे में समय समय पर ताकत मिलती रहती है और पौधे में फली भी अच्छी खासी बनी रहती है। फसल में कीट रोगों के नियंत्रण के लिए बाजार में उपलब्ध जैविक दवाओं के अलावा खुद भी जैविक दवाएं तैयार करके प्रयोग करते हैं। जैविक दवाओं का प्रयोग फूल फल आने से पहले 2 से 3 बार करते हैं, जिससे रोग कीटों की समस्या नहीं आए। उसके बाद भी अगर रोग कीटों की समस्या आती है तो जरूरत के हिसाब से छिड़काव करते हैं। तो फली छेदक, माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई ये सब समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन मैं उनके लिए जो निदान मतलब करने की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है दवा की, वो मैं धनवंतरी का ही एक दवा आती है इम्यूनो रिच, जिसमें इन सभी रोगों का निदान एक ही दवा से आता है।
जो लगभग करीब 200 रुपये पर टंकी उसका खर्च आता है और उसी का स्प्रे किया जाता है समय समय पे। हाँ, रोपाई करने के करीब 1 से 1.5 महीने लग जाता है उसके फलत आने में और उसके बाद फिर समय समय से तोड़ाई की जाती है। अगर देखा जाए तो अब जो तैयारी होती है, हर बैगन का एक अलग अलग अपना रूप होता है। कुछ बैगन मतलब छोटे साइज़ की होती हैं, तो उसमें अगर हम लेट करते हैं तो उसके कलर में कुछ चेंजिंग आ जाती है, सफ़ेदी बना जाती है, तो वो मंडी में बिकने में परेशानी होती है। तो थोड़ा सा जो लाइट रही तो मतलब लाइट के साथ जो बैगन जो है कि फलत में रहती है उसको तोड़ा जाता है। एक मैक्सिमम साइज होती है, साइज भी अच्छी होनी चाहिए और इस तरह से जो है करीब तोड़ाई आपके फसल एरिया के हिसाब से, जैसे हमने 4 बिस्वा लगाया है तो मैं उसमें 4 दिन लगातार तोड़ता हूँ। तो उसमें 16 लाइन लगा हुआ है तो 4 लाइन में तोड़ता हूँ और 4 लाइन तोड़ने में करीब एक बोरा लगभग 50 kg के आसपास आ जाता है। तो उतना ही करके हम लोग ले आते हैं मंडी। मार्केट की बात किया है तो मार्केट तो मंडी में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अभी पिछले करीब हफ्ते 10 दिन पहले जो है कि करीब 35 से 40 रुपये किलो तक बिक रहा था। उसके पहले 30 रुपये किलो था। अभी आज का मार्केट जो है वो 14 से 16 रुपये तक बिका है। देखा जाए तो लगभग जो इधर मैं देख पा रहा हूँ करीब 4 से 5 साल के बीच में जो बैगन का रेट आ रहा है वो करीब 15 से 20 रुपये किलो मैक्सिमम चल रहा है। तोड़ाई की बात किया तो मैं 30 मई से स्टार्ट किया हूँ पहली तोड़ाई। इन करीब 38-39 दिन के बीच में मैं 21 तोड़ाई किया हूँ। 21 तोड़ाई में जो मेरा वेट आया है वो 1041 किलो मैंने जो है कि अभी तक तोड़ाई की है। आगे भी तोड़ाई अभी जारी है, तो जो भी आएगा उसमें ऐड हो जाएगा। और इतने दिन की तोड़ाई में जो भी मैंने पैसा इनकम हमारा हुआ है वो करीब 15,000 के प्लस में है। खर्चे की बात किया तो हम लगभग जो है कि अब तक करीब 7,000 रुपये तक हमने खर्च कर डाला है और जो भी खर्च हुआ है वो तो मोटी रकम हो चुकी है और जो बचत हुई है अब तक लगभग करीब 10,000 तक बचत में है हम। बैगन तो लंबे समय की फसल होती है, तो ये तो आपका हम जहाँ तक हमने खेती किया है ये आपका लगभग दिसंबर तक चलेगा। तो दिसंबर तक की एक ऑन एवरेज माना जाए तो अभी तो हमारे पास बहुत समय है, करीब 5 महीने का, तो लगभग करीब 5 टन के ऊपर ही आएगा, इससे कम तो नहीं आना है। इनकी फसल दिसंबर माह तक चलेगी। अभी तक इन्होंने 4 बिस्वा एरिया से 1041 किलोग्राम यानी 10 कुंतल तक उपज ली है, जिसे औसत बाजार भाव 1700 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से बेचा है। इससे इन्हें 17,000 रुपए कुल आय मिल चुकी है, जिसमें से ड्रिप, मल्च, जुताई, दवा और श्रम पर 7,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और 10,000 रुपए तक शुद्ध लाभ मिला है। इनकी फसल अभी दिसंबर तक चलेगी, जिससे इनके लाभ में और इजाफा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हैं तो छोटे प्लाट भी हैं किसानों के पास, छोटी खेती है, तो छोटे से खेती में भी वो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अपना वो मार्केट को देखते हुए उस फसल का चुनाव करें जिसमें उनको अच्छी रेट और अच्छा उत्पादन मिल सके और जिससे अच्छी इनकम भी हो सके। जैविक खेती की बात किया जाए तो जैविक खेती में लागत कम आती है और उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। उत्पादन में कमी नहीं आएगी तो आपका इनकम में कोई कमी नहीं आने वाली है। दूसरी बात कि जो आप जैविक खेती से जो उत्पाद आप जो है कि तैयार करेंगे उस उत्पाद का रेट भी अच्छा मिलेगा आपको और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। नडेप टंकी का भी मैंने निर्माण करवाया अपने यहाँ है। अब कंपोस्ट बनाने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसके पहले तो मैं जो है कि गोबर को ऐसे ही खुले में जो है कि इकट्ठा करके उसको सड़ाता था। अब ऐसे क्या है, मैं जालीदार नडे बना दिया हूँ तो उसमें कूड़ा कचरा जो फसल अवशेष है उसको मैं डलवा देता हूँ, जो भी वृक्षों के पत्तियाँ हैं उसको मैं डलवा देता हूँ और उसमें समय समय पे वेस्ट डिकम्पोजर करवा देता हूँ। अब ये जो 3-4 महीने में सड़ के तैयार हो जाएगा तो फिर मुझे अगली खेती के लिए वो उपयोग तैयार। केला की खेती उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया बनता जा रहा है। प्रदेश के किसान टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधों की खेती करके अपनी आय को बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। तो आइए मिलते हैं उद्यान विभाग वाराणसी के उद्यान निरीक्षक सुधांशु सिंह से और जानते हैं केले की खेती की उन्नत तकनीक के बारे में। केले से हमारे किसान भाई पर हेक्टेयर 6 से 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष आराम से निकाल सकते हैं। केला थोड़ा तकनीकी फसल है
हमारे किसान भाई उसकी तकनीक को जान के अच्छे से कर लेंगे तो केले से अच्छा इनकम उनको प्राप्त होगा, जो कि अन्य किसी फसल से उनको नहीं प्राप्त हो रही होगी। केले के लिए अच्छी जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छे किस्म की दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसे खेत का चयन केले के लिए हम कर सकते हैं। केले के रोपण के लिए जून जुलाई का महीना सबसे उपयुक्त होता है। केले के रोपण के लिए सही समय चल रहा है, किसान भाई इस समय केले का रोपण कर सकते हैं। केले का रोपण करने के लिए किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रजाति का चयन करें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। इस समय केले की G9 प्रजाति, इसको ग्रैंड 9 भी बोलते हैं, G9 प्रजाति का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत ही अच्छा इसका प्रोडक्शन हो रहा है। 35 से 40 किलो तक की घार आराम से इस प्रजाति में आ रहा है। और हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि टिश्यू कल्चर G9 केले की प्रजाति का ही प्रयोग करें। और ख़ासकर किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि उद्यान विभाग से केले के पौधे पर भी टिश्यू कल्चर केला बनाना, टिश्यू कल्चर G9 प्रजाति के पौधे लगाने पर 41,000 समथिंग, लगभग 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान भी है, जिसका भी लाभ किसान भाई केले की खेती करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आप सही समय चल रहा है, इस समय भी अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। केले को 1.8 मीटर दूरी पे 1.8 मीटर केले से केले और उतना ही दूरी लाइन से लाइन करके केले का रोपण किया जाता है। केले में उर्वरक खाद की मात्रा अच्छी खासी लगती है, जिसमें पर केला पर पौधा 2.5 से 3 kg नाइट्रोजन, 200 से 250 ग्राम फास्फोरस और 2.5 से 3.5 kg तक पोटास की आवश्यकता होती है, जिसकी जो है 7-8 डोज बना के माहवार उसको हर माह में उसको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। किसान भाइयों, केले की फसल में जहां तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है तो इसकी रोपाई के समय 300 ग्राम सुपर फॉस्फेट और गोबर की खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। रोपाई के 25 दिन बाद फसल में 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 60 दिन बाद 300 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम MOP, 125 ग्राम यूरिया और 25 ग्राम सूक्ष्म तत्व का प्रयोग करें। 90 दिन बाद फसल में 100 ग्राम MOP और 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 165 दिन बाद फसल में 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 210 दिन बाद 100 ग्राम MOP का प्रयोग करें। 255 दिन बाद 100 ग्राम MOP और 125 ग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 300 दिन बाद फसल में 100 ग्राम MOP का प्रयोग करें। किसान भाई एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दें, केले को कहा जाता है कि ये ज़्यादा पानी वाली फसल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे किसान भाई अगर चाहें इस समय तो ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करके अच्छे से पानी का बचत कर सकते हैं केले की खेती में। इसमें जो है जो खरपतवार, फ्लड इरिगेशन जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे खरपतवार अगल बगल से भी निकलते हैं, लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग आपने किया है तो पौधे के पास बूंद बूंद करके जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी इस पद्धति से किसान भाई केले को दे सकते हैं। और उससे जो है केले का बढ़वार भी अच्छा होता है और खरपतवार भी अगल बगल नहीं उगते। उसमें जो है लेबर की भी बचत होती है, जिससे कि हमारे किसान भाई उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केले के बारे में ये कहा जाता है, खेत में केला रहे अकेला। अक्सर किसान भाइयों की भ्रांति होती है कि केला जब लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी पुत्तियाँ अगल बगल से निकलती हैं, जिसको रोका जाना आवश्यक है अथवा उसको काट के हटा देना आवश्यक है। किसान भाई कभी कभी लालच में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उसको छोड़ते जाते हैं, तो उससे होता क्या है कि जब एक ही जगह कई केले का पौधा हो जाता है तो आपस में न्यूट्रिशन के लिए एक तरह से कह लिया जाए कि मारामारी होता है, तो उससे जो है पौधे की बढ़वार कम होती है, घार छोटे हो जाते हैं। इसलिए केले को हमेशा सिंगल ही जाने देना चाहिए। केला सिंगल जाएगा, कब तक जाएगा सिंगल? जब तक कि उसमें से फल ना आ जाए। केला का जब फूल
दाहिने तरफ या बाईं तरफ किसी तरफ लटकता है, उसके दूसरी तरफ एक पुत्ती को छोड़ देते हैं। 3 से 4 माह में केला का वो फल तैयार होके पकने योग्य हो जाता है। उस समय तक केला काटने के पहले दूसरी पुत्ती जो हम छोड़े हैं 4 माह का हो जाता है। अगर ऐसा हम करते हैं तो अगली फसल हमारी जो नेक्स्ट केले की दूसरी फसल आएगी वो जो है 8 माह में ही आ जाएगी। तो इसलिए जो है 4 माह पहले जो है दूसरी फसल हमारी केले की आ जाएगी। तो इससे हमारा लाभ होगा कि किसान का समय बचेगा कि पहली फसल 12 से 14 माह में, दूसरी फसल 8 से 10 माह में ही किसान को मिल जाएगी, जिससे किसान भाई अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गगनापुर, जिला पीलीभीत के ललन राम ने। आपने बैकयार्ड मुर्गी पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वैसे किसान भाई हमारे जानवर तो सब तरह के रखते हैं, गाय भी रखता है, भैंस भी रखता है, बकरी भी रखता है और उनसे खेतीबाड़ी भी करता है। लेकिन इन धंधों के साथ साथ मुर्गी पालन एक घर के पिछवाड़े के रूप में हम अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन के लिए कोई ज़्यादा आय की जरूरत नहीं पड़ती है कि कम खर्चे में ये धंधा किसान खेतीबाड़ी पशुपालन के साथ आसानी से कर सकता है। इसके लिए किसान भाइयों, जैसे आप परंपरागत तरीके से मुर्गियाँ पालते आए हो, उन मुर्गियों के साथ साथ जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए कुछ अच्छी नस्लें भी आ गई हैं, जिसको पालने से उनका अंडा उत्पादन भी ज़्यादा होता है और उसका शरीर भार भी ज़्यादा होता है। यदि आप बैकयार्ड मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रतापधन, कड़कनाथ, असील, कैरी प्रिया, धनराजा, वनराजा का पालन कर सकते हैं और इन उन्नत नस्ल की मुर्गियों को पालते हैं तो आप इनसे अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो आपके देशी मुर्गी अभी पाल रहे हो उनके साथ जैसे प्रतापधन नस्ल की मुर्गी है या कड़कनाथ मुर्गी है, इनको आप घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन में उनके साथ रखेंगे। जैसे जो प्रतापधन का जो अंडा उत्पादन है वो साल भर का 150 से 160 अंडा देती है और उसका शरीर भार है वो भी जो हमारे दूसरे जो है उनसे अच्छा है। और मुर्गियां हैं प्रतापधन की 7 से 8 महीने में 1.5 से उनका 3 किलो के आसपास वजन हो जाता है और उसका जो कलर है उनके शरीर का वो भी बिल्कुल देशी मुर्गियों जैसा है, लाल और सफ़ेद ब्लैक। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं और उनके अंडे का स्वाद, अंडे का मीट का स्वाद भी बिल्कुल देशी मुर्गियों जैसा है। तो किसान भाई, एक तो घर के पिछवाड़े के लिए अच्छी नस्ल रखें, अच्छी नस्ल का चुनाव हम करेंगे तो उसका शरीर भार अच्छा होगा, अंडा उत्पादन होगा भी अच्छा होगा, तो उससे किसान भाई उसकी आमदनी ज़्यादा मिलती है। बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए वैसे तो ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भी इनसे अच्छी आय लेने के लिए जरूरी है कि आप इनके लिए उचित आवास की व्यवस्था करें। आवास में इनके लिए कम खर्च में दड़बा बनाकर रख सकते हैं, जिससे इनको जंगली जानवरों, अधिक सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाया जा सकता है। और इसके लिए अतिरिक्त कुछ भी आपको खर्च नहीं करना है। जो हमारा घर का जो वेस्टेज हो जाता है, जैसे सब्जियां हैं, दाने हैं, चावल है, जो वेस्टेज हमारे घर के हैं उनको हम खिला के उनको हम पाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से उनका खिलाने का, पशु आहार का भी उसका अतिरिक्त खर्चा नहीं होता किसान भाइयों को। और जैसा कि कुपोषण की बहुत गंभीर समस्या रहती हैं, तो एक कुपोषण की समस्या का भी समाधान होगा और दूसरा किसानों को इससे अतिरिक्त आय मिलेगी। खेतीबाड़ी पशुपालन तो करते ही हैं, लेकिन खेतीबाड़ी पशुपालन के अलावा ये बैकयार्ड पोल्ट्री से किसान को अतिरिक्त आमदनी भी मिलेगी। और जो कुपोषण की समस्या है, तो किसान भाई के जैसे घर में बच्चे हैं, गर्भवती माता बहन है, वो जो उनसे अंडे होते हैं अंडों का सेवन करेगी, उस मुर्गियों की मीट का सेवन करेगी, मांस का, तो उससे कुपोषण की समस्या भी दूर होती है। और किसान भाई जो अंडे मुर्गियां बेचकर उससे पैसे जो कमाते हैं, उससे किसानों को खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ साथ एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी उसका विकास होता है उसका। बैकयार्ड मुर्गियों में रोगों का प्रकोप कुछ कम ही होता है, लेकिन यदि इनमें रोगों के आने की संभावना रहती है तो इनका टीकाकरण करवाएं, ताकि इन मुर्गियों को होने वाले रोगों से बचाया जा सके और आपको इनसे अच्छी आय मिल सके। एक औसत आय जो होती है, जो 20-25 मुर्गियों की अगर यूनिट आप रखें तो उससे किसान भाइयों को प्रति वर्ष 10 से 12 हज़ार रुपये अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आपसे ये निवेदन है कि आप खेतीबाड़ी पशुपालन के साथ साथ मुर्गी पालन को एक बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में अपनाएं। तो किसान भाइयों, खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ साथ आप मुर्गी पालन को एक बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में
अच्छी तरीके से इसको अपना सकते हैं और इसे अपनाकर कुपोषण की समस्या से भी आप मुक्ति पा सकते हैं और इससे अतिरिक्त आमदनी भी आप पा सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पपीते की अधिक उपज के लिए उन्नत किस्में और खेती पर उचित सुझाव। कैसे करें बरसात में मौन बॉक्सों का प्रबंधन, जानेंगे एक सफल मौन पालक से। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।